अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज टीचिंग लिटरेसी के हमारे सब्जेक्ट में आज हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ राइटिंग स्किल्स। राइटिंग डेवलपमेंट स्टेजेस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है। आखिर में हम आपके सवालात लेंगे। व्हाट इज़ राइटिंग स्किल? इफ़ आई आस्क क्वेश्चन, हु विल टेल मी व्हाट इज़ राइटिंग स्किल? लिखने की सलाहियत। तो मैं आपसे कहूँ, आप लिख तो रही हैं, ये मतलब आप में सलाहियत है लिखने की। ओके। When we write any topic on our own thinking, critical thinking के point of view से। क्रिटिकल थिंकिंग। एनीबडी एल्स? अपने थॉट्स को अच्छे से आर्टिकुलेट करना। अच्छा जी, अपने बताइए। थॉट्स को अच्छे से आर्टिकुलेट करना, उसे इस चीज़ में प्रेजेंटेबल बना के लिखना कि वो पढ़ने वाले को इंटरेस्टिंग लगे। What is the difference between writing skill and handwriting? हैंड राइटिंग तो सिंपल राइटिंग है। राइटिंग के अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो उससे रिलेटेड आपने अपने थॉट्स को, चीज़ों को एक क्रिएटिव वे में लिखा। Anybody else? Yes. हैंड राइटिंग में हम सिंपल राइटिंग को फोकस कर रहे होते हैं, और जो वैसी राइटिंग स्किल्स होती हैं उसमें हम अपने थॉट्स और अपने मैसेज को ऐसे डिलीवर करें ऑथर के सामने कि वो जो नेक्स्ट पर्सन है वो बेटर वे में अंडरस्टूड कर सके। Speak loudly. सब राइटिंग स्किल्स में ये होता है कि हम जो लिख रहे होते हैं ना, तो उससे हमारी प्रिपरेशन भी अच्छी होती है, तो हमारा माइंड भी रिकवर होता था, हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है। Thank you. Let's see कि हमारे पास राइटिंग स्किल हम कहते किसको है। राइटिंग स्किल refers to the ability to convey one's thoughts, as you said, feelings, informations, ideas or any message through a well constructed text. जब भी हम कोई बात कहना चाहते हैं, हमारे कुछ ख्यालात होते हैं, हमारे कुछ अंदाजे होते हैं, हमारा मैसेज होता है, हमें किसी से कुछ कहना है, तो हम किसी वेल कंस्ट्रक्टेड टेक्स्ट में किसी ज़बान के तमाम उसूलों को, कवायद को सामने रख कर अगर वो बात लिख सकें तो हम इससे राइटिंग स्किल कहते हैं। ठीक है। हैंड राइटिंग स्किल एक अलग चीज़ है। आप बहुत अच्छा लिख रही हैं, बहुत खूबसूरत लिख रही हैं, साफ लिख रही हैं, इट डजेंट मीन के आपके पास राइटिंग स्किल भी है। डिक्टेशन अगर आपको कोई करवा रहा है और आप लिख पा रही हैं तो ये राइटिंग स्किल एज ए होल नहीं है। राइटिंग स्किल वो है कि मैं भी आपको कुछ कहूँ कि आप किसी मौजू पर कुछ लिखिए, तो अगर आप इस काबिल हैं कि उस लैंग्वेज में या इंग्लिश में या उर्दू में उसे दुरुस्त तरीके से लिख पाती हैं, तो इसे हम कहते हैं राइटिंग स्किल। ठीक है। द प्रेजेंटेशन ऑफ वन थॉट्स इन अ स्ट्रक्चर्ड वे एंड इन वर्ड्स दैट आर अंडरस्टैंडेबल बाय द इंटेंडेड ऑडियंस। और जब आप कुछ लिखते हैं, उसे कोई पढ़ता भी है, उस पढ़ने वाले को आपकी बात अगर समझ में आ जाए जो आप कहना चाह रहे थे, तो इट मीन्स कि यू हैव अ राइटिंग स्किल। लेकिन अगर आपकी लिखी हुई बात को पढ़ने वाला समझ ही ना पाए, एम्बिग्विटी हो, उसकी क्लैरिटी ना हो, तो इट मीन्स कि देयर इज डेफिशिएंसी इन योर राइटिंग स्किल। ठीक है। तो ये बात हम पहले क्लियर कर लें कि राइटिंग स्किल हम हैंड राइटिंग को नहीं कहते। राइटिंग स्किल हम डिक्टेशन के ज़रिए कुछ लिखे हुए को नहीं कहते। राइटिंग स्किल हम उस स्किल को कहते हैं कि विदाउट किसी एक्सटर्नल फैक्टर के हम जो कुछ सोच रहे हैं और उससे हम बोलना चाहते हैं, उसे हम किसी ज़बान में लिख लें दुरुस्त तरीके से, इससे हम राइटिंग स्किल कहते हैं। योर हैंड इज जस्ट लाइक अ प्रिंटर, इट वेरीज। आप लोगों की मुख्तलिफ, यहाँ जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, जो टीचर्स बैठे हैं, इनकी मुख्तलिफ हैंड राइटिंग्स हैं। कोई बहुत मोनोटाइप क्रॉसिवा में लिखता है, कोई टाइम्स इन न्यू रोमन्स में लिखता है, कोई एक एक लेटर अलग अलग करके लिखता है, कोई बहुत ज़्यादा मिला के लिखता है। ये एक अलग स्किल है। लेकिन राइटिंग स्किल जो है वो उस स्किल को कहते हैं कि जब आप
अपने ख्यालात, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ किसी पीस ऑफ पेपर पर मुंतकिल करने की सलाहियत आप में हो, तो हम कहेंगे कि आप में राइटिंग स्किल। अभी जो राइटिंग स्किल है इसके भी बेसिकली 2-3 पार्ट्स हैं। एक तो हमारे पास जो कहलाता है वो हम उसे कहते हैं बेसिक राइटिंग, डिफरेंट सेट ऑफ राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल की जो हमने डेफिनेशन यहाँ डिस्कस की, ये तो हम समझ गए कि राइटिंग स्किल किसे कहते हैं, लेकिन फर्दर वी कैन क्लासिफाई राइटिंग स्किल इनटू डिफरेंट सेट। द फर्स्ट सेट इज कॉल्ड बेसिक राइटिंग स्किल। क्या होती है ये? दीज इंक्लूड स्पेलिंग्स, कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन, हैंड राइटिंग एंड कीबोर्डिंग एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, जब हम लिखते हैं तो कुछ बुनियादी उसूल हैं वो हमें मालूम होने चाहिए, जैसे कि स्पेलिंग्स। जब हम अल्फाज लिखें तो हमें उनकी स्पेलिंग्स मालूम होनी चाहिए कि कौन सा पर्टिकुलर वर्ड जो हम लिखना चाह रहे हैं इसमें कितने लेटर्स इन्वॉल्व हैं और दुरुस्त तरीके से इस वर्ड को किन लेटर्स की मदद से लिखा जा सकता है। तो स्पेलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं बेसिक राइटिंग स्किल में। दूसरी चीज जो इन्वॉल्व है कैपिटलाइजेशन है, कि हमें ये मालूम हो कि हमने अपने किस वर्ड को कैपिटल से स्टार्ट करना है, हमने सेंटेंस जहां ख़त्म होता है उसके बाद से जो हम स्टार्ट लेंगे वहां हमें कैपिटल लेटर का यूज़ करना है। तो दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन। फिर पंक्चुएशन है हमारे पास। पंक्चुएशन पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है कि कहाँ हमने जो है वो कॉमास लगाने हैं, कहाँ हमने दीगर चीज़ें। हैंड राइटिंग में इस हवाले से यहाँ इन्वॉल्व है बेसिक राइटिंग स्किल में कि जो आप लिख रहे हैं उसका जो पढ़ने वाला रीडर है वो उसको सही डिकोड कर पाए, बावजूद इसके कि आपने सही लिखा है जो आप लिखना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि वो रीडेबल नहीं है। तो बेसिक राइटिंग स्किल में हैंड राइटिंग की इन्वॉल्वमेंट सिर्फ यहां तक है कि जो आपका रीडर है वो उसे दुरुस्त तरीके से पढ़ ले। उसकी शेप्स किस तरह आपने बनाई है ये एक अलग मैटर है, ये प्योर हैंड राइटिंग स्किल में आएगा। लेकिन रीडेबल वे में होना हैंड राइटिंग का, ये बेसिक रीडिंग स्किल में आता है। इसके अलावा आपके पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। वो एक लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के अंदर होना चाहिए कि हम ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, डिफरेंट ज़बान में स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। उसका भी हमें ख्याल हो और उसके बारे में भी हमें मालूमात हों और उसका हम ख्याल रखें जिस वक्त हम कुछ लिख रहे हैं। अंडरस्टैंड? एनी डाउट? क्लियर है? बेसिक राइटिंग स्किल आर समटाइम्स कॉल्ड द मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग। हम इस बेसिक राइटिंग स्किल को समटाइम, जरूरी नहीं कि हम इसे बेसिक राइटिंग स्किल कहें, हम इसे मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक ऑल्टरनेट टर्म भी है इसकी, यानी मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग आल्सो कॉल्ड बेसिक राइटिंग स्किल। क्योंकि ये मैकेनिक्स ही तो हैं सारे, पंक्चुएशन, स्पेलिंग्स रूल, पंक्चुएशन रूल्स, कैपिटलाइजेशन रूल्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये तमाम मैकेनिक्स ही तो हैं। ठीक है, फिर दूसरा जो इसका सेट है वो कहते हैं जनरेटिंग टेक्स्ट। क्या होता है ये जनरेटिंग टेक्स्ट? टेक्स्ट जनरेशन इन्वॉल्व्स टू पुटिंग अवर थॉट्स इनटू वर्ड्स व्हाट माइट बी थॉट्स एज कंटेंट ऑफ राइटिंग। जब हम सोचते हैं ना तो हमारे पास बहुत सारे उसके अल्फाज होते हैं, वो सेम बात हम मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो गोया एक राइटर जनरेट कर रहा है टेक्स्ट। किसी का पढ़ा हुआ या किसी का मेमोराइज किया हुआ मैसेज हमने नहीं देना, हमारा अपना मैसेज, हमारे अपने ख्यालात। जब आप अपने ख्यालात को कलम बंद करते हैं, लिखते हैं, तो उसमें आप अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, तो वो मुख्तलिफ अल्फाज मुख्तलिफ लोगों के हो सकते हैं। सपोज अभी मैं आपको कोई एक छोटा सा टॉपिक दूं और उससे कहूं कि एक पैराग्राफ लिखना है आप, तो जब आप सब लिखने बैठेंगे और अपने थॉट्स उस पर ट्रांसमिट करेंगे तो आप सब के अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं।
एक जैसा टेक्स्ट नहीं हो सकता। जब एक जैसा टेक्स्ट नहीं हो सकता तो उस टेक्स्ट को आपने जनरेट किया ना, यू आर द जनरेटर ऑफ दैट टेक्स्ट। टेक्स्ट जनरेशन इंक्लूड्स वर्ड चॉइस, एज आई सेड, वोकैबुलरी, एलेबोरेशन ऑफ टेक्स्ट एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशंस। हम जो लिखते हैं वोकैबुलरी से हटकर, वोकैबुलरी तो समझ में आ गई कि अगर मुख्तलिफ राइटर्स को कोई एक टॉपिक दिया जाए तो सेम टॉपिक पर मुख्तलिफ वोकैबुलरी यूज करेगा, जो आपकी वोकैबुलरी होगी वही वहां पर ट्रांसमिट होती है हमारे लिखने में। लेकिन इसके अलावा उसका एक पैराया होता है कि हम किस अंदाज में उसको लिखते हैं, उससे कुछ एक्सप्रेशंस भी जनरेट होते हैं। किस पर? रीडर पर, पढ़ने वाले पर। तो ये जनरेटिंग टेक्स्ट के जिम्मे में आता है कि आपने उस टेक्स्ट को जनरेट किया। दिस इज द सेकंड सेट ऑफ राइटिंग स्किल। अब राइटिंग नॉलेज, ये जो थर्ड वन है, ये बड़ा अहम है। ये इसकी जरा एक सुपरलेटिव डिग्री है राइटिंग स्किल। Writing knowledge includes an understanding of discourse and genre. For example, understanding that narrative is organized differently than an information text. देखिए, हम जानते हैं कि जब भी हम कुछ बोलते हैं या हम कुछ लिखते हैं तो हम अपना मैसेज ही एक्चुअली कन्वे कर रहे हैं। इस वक्त मैं आपसे कम्युनिकेशन में हूं तो मैं भी अपना एक मैसेज कन्वे कर रहा हूं आपको। और मैसेज क्या है कि मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज राइटिंग स्किल। ठीक है? जब भी आप मैसेज ऑरली कन्वे करते हैं या रिटन मैसेज कम्युनिकेशन होती है, वो दो तरह की होती है। क्योंकि आप प्रेजेंट कर रहे हैं ना कुछ, या तो ऑरली प्रेजेंट कर रहे हैं या रिटन प्रेजेंटेशन है आपकी। तो ये प्रेजेंटेशन दो तरह की होगी। एक इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन कहलाती है और दूसरी होती है परस्युएटिव प्रेजेंटेशन। इंफॉर्मेटिव क्या है कि जब आपने किसी भी चीज के बारे में ऑडियंस को कुछ मालूमात देनी है, एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं भी यही कर रहा हूं। एक मौजू से मुताल्लिक मैं आपको कुछ मालूमात दे रहा हूं। तो मेरी ये जो कम्युनिकेशन है, ये इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन। मैं कुछ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा हूं, आप उसे सुन रहे हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? लेकिन एक होती है परस्युएसिव। परस्युएसिव कम्युनिकेशन उस कम्युनिकेशन को कहा जाता है कि जिसमें आपने अपने ऑडियंस का किसी मौजू से मुताल्लिक एग्रीमेंट लेना हो, उन्हें कायल करना हो। ठीक है? उन्हें अपने मौजू की तरफ कायल करना हो। तो अब यहां ज्यादा स्किल्स की जरूरत होती है। और अगर ये काम आप ओरल के बजाय रिटन वाइज कर रहे हैं तो ये उससे ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि जब आप ओरल कम्युनिकेट करते हैं तो आप अपने एक्सप्रेशन भी थ्रो करते हैं, आप अपनी आवाज की पिच, इंटोनेशन से भी मुतासिर करते हैं। लेकिन जब आप रिटन कम्युनिकेशन करते हैं तो ना वहां आपके अल्फाज पे स्ट्रेस होता है, ना आपकी इंटोनेशंस होती हैं, उतार चढ़ाव होता है, ना आपकी वॉइस की कोई पिच कम ज्यादा होती है। वो तो एक तहरीरी मवाद है जिसको एक कारी पढ़ेगा। और आपने नैरेटिव बिल्ड करना है, एक बयानिया बनाना है। और बयानिए के लिए आपने आपका जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो रिटन मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसमें ज्यादा स्किल दरकार होती है, ज्यादा स्किलफुल होना जरूरी है। सपोज मैं आप लोगों को एक टास्क दूं कि आपने, दो स्टूडेंट्स को मैं टास्क देता हूं कि आपने किसी भी तरह तमाम स्टूडेंट्स को एग्री करना है कि संडे के दिन भी क्लास हम लेंगे। और ये आपने ऑरली नहीं करना, बल्कि आपने कुछ ऐसा लिटरेचर जनरेट करना है कि जिसको आपने वो रिटन फॉर्म में देना है ऑडियंस को, जो भी आपके रीडर होंगे, वो उसे पढ़कर कन्विंस हो जाएं कि यस वी आर एग्री
we will come on Sunday because it is quite essential for our study. जैसे मुख्तलिफ कमर्शियल्स आप देखते हैं, जैसे लिटरेचर जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, रिलीजियस लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो आपको कन्विंस करता है अपनी तरफ। कमर्शियल लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो कन्विंस करता है आपको। मुख्तलिफ बुक्स, एग्जैक्टली मुख्तलिफ बुक्स ऑथर्स लिखते हैं, वो अपने नुक्ते नजर की तरफ आपको कन्विंस करते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा स्किलफुल होना जरूरी है। ये थर्ड सेट ऑफ राइटिंग स्किल का है। Students also need to learn that they are writing for an audience, so they need to convey meaning clearly to the people who will be reading their work. मैंने अभी जो आपसे बात की एग्जैक्टली वही है। अगर हम स्टूडेंट्स की उस पर इसको अप्लाई करें, it is not an easy task to do as compared to informative presentation or information written communication. हमारा कॉलेज जामिया मिलिया कॉलेज के मुताल्लिक अगर मैं एक पंफलेट या कोई आप बुक जिसमें इस कॉलेज के क़याम से लेकर इसकी खिदमात, इसकी लेगेसी, इसके हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेटिव रिटन कम्युनिकेशन। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा पंफलेट बनाने की कोशिश करूं कि जो आपको मुतासिर करे कि आप यहां आएं और दाखिला लें, जैसे हमारा प्रोस्पेक्टस, इस प्रोस्पेक्टस पर बड़ा काम होता है। इस पे इसके जो अल्फाज होते हैं, इसका जो प्लॉट होता है, इसका जो नैरेटिव होता है, वो बड़ा स्मार्टली डिस्क्राइब किया गया होता है, ताकि जब आपके पास वो आता है तो आप कन्विंस हो जाते हैं कि यस, यू शुड टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज बिकॉज इट सूट यू, इट विल बेनिफिट्स यू पड़ेगा। नैरेटिव बिल्ड करने का जो तरीकाकार है, उसका अपना एक पैटर्न है। इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करते हैं। अगर आप नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं या परस्यूएसिव रिटन कम्युनिकेशन के मोड में हैं, तो आपको इसको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले सेटिंग अ सेट सिनेरियो आपने बनाना पड़ता है कि आप क्या, यानी आपको करना क्या है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि आपने क्या करना, यानी जिस मौजू पर आप लिख रहे हैं, पहले तो आप बिल्कुल क्लियर हो, कोई डाउट ना हो, कोई एम्बिग्विटी नहीं हो कि आपने लिखना क्या है, किसको लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है और किसको लिखना है, क्यों लिखना है। ये 3 सवालों के जवाब बड़े क्लियर होने चाहिए आपके पास। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। किसको? अपने कारी जो आपका वो पढ़ेगा, वो जब उसको पढ़े तो इब्तिदा में प्रॉब्लम्स उसे नजर आए और वो प्रॉब्लम उसे अपने नजर आए कि हाँ ये तो प्रॉब्लम है। बिल्कुल, उन प्रॉब्लम्स को आप क्या करते हैं कि आप थोड़ा राइज करते हैं और फिर उसको आस्ता आस्ता नीचे लाते हैं, रेजोल्यूशन देते हैं, उसका हल पेश करते हैं, और फिर आखिर में आकर बिल्कुल आपका मकसद जो है वो अचीव हो जाता है। तो सो फार हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, कितनी चीजें हुई। राइटिंग स्किल एज ए होल हैज 3 सेट्स ऑफ राइटिंग स्किल्स। ठीक है, ये तो थी हमारी राइटिंग स्किल की डेफिनेशन और इसके मुख्तलिफ सेट। अब हम आते हैं छोटे बच्चों के हवाले से कि ये जो राइटिंग स्किल है, जिस तरह रीडिंग स्किल है, ये ऑल ऑफ द सडन ये डेवलप नहीं होती, तो राइटिंग स्किल भी ऑल ऑफ द सडन डेवलप नहीं होती। एक छोटा बच्चा, एक टोडलर जब स्कूल में दाखिल होता है या स्कूल में दाखिल होने से पहले घर में बहुत कुछ कर रहा होता है, तो एक ह्यूमन बीइंग की राइटिंग स्टेज जो है, और राइटिंग स्किल हम जानते हैं कि ये एक प्रोडक्टिव स्किल है, यह रिसेप्टिव स्किल नहीं है। ठीक है, यानी कि चारों स्किल में 2 हमारे पास प्रोडक्टिव हैं और 2 हमारे पास रिसेप्टिव हैं। हमारे पास लिसनिंग स्किल रिसेप्टिव है, हमारे पास रीडिंग स्किल रिसेप्टिव है, हमारे पास स्पीकिंग स्किल प्रोडक्टिव है, हमारे पास राइटिंग स्किल प्रोडक्टिव है। तो ये तमाम स्किल जो हैं ये ऑल ऑफ द सडन डेवलप नहीं होती, इट टेक्स टाइम। इसी तरह राइटिंग स्किल के भी अपने स्टेजेस हैं। ये स्टार्ट कहां से होती है ये स्किल? स्टेजेस ऑफ राइटिंग डेवलपमेंट।
शुरू करेगा तो When you hand a toddler a pen, जब आप बच्चे के हाथ में दे देते हैं ना पेन, तो वो आते ही वो सब कुछ लिखना स्टार्ट नहीं कर देता जिसका आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। छोटे बच्चों के घरों में आप देखते हैं, जहाँ छोटे बच्चे ज्यादा होते हैं वहां आपको फर्नीचरों पर, दीवारों पर लिखा हुआ है। बहुत कुछ मिल रहा होता है। वो क्या करता है, वो सब देख रहा है, जो उसको नजर आ रहा है वो उसको मिमिक कर रहा है। ठीक है, मिमिक मतलब कॉपी कर रहा है। ठीक है, वो कॉपी कर रहा है, अपने जहन में एक पिक्चर बन रही है और उसको बनाने की वो कोशिश कर रहा है। बिल्कुल नहीं चाहिए उनको रोकना। तो कारीगरी के पैनल में माहिरीन कहते हैं कि आपने इन बच्चों को बिल्कुल नहीं रोकना। उसने आर देखा, आर किसी जगह आर, अब वो आर देखेगा, और आर कहां देखा, राइडिंग में, वो आर को बनाने की कोशिश करेगा। ये तो बहुत अच्छी शक्ल आपको नजर आ रही है, इससे इब्तिदा में तो इससे भी बहुत बुरी हालत होती है, पता नहीं क्या से क्या मार रहे होते हैं। ये कहलाता है हमारे पास पहला वो। ठीक है, ऑल दो दीज स्क्रिबल्स, ये स्क्रिबल्स कहलाते हैं, आड़ी तिरछी लकीरें। ठीक है, although the scribble may not look like they mean anything at first, soon they begin to acquire a certain deliberation, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि क्या है। इब्तिदा में उनको बिल्कुल को नहीं पता होता वो क्या लिख रहे हैं, बिल्कुल पहला स्टेज होता। समझ आ रही है आप लोगों को, मैं समझा पा रहा हूं आपको। इंक्रीजिंग सेंस ऑफ पर्पस, इंप्रूव्ड पेंसिल ग्रिप। फिर ये पेंसिल ग्रिप जो है ये भी बड़ा मानी रखती है। As children understanding of writing develops, some of their doodles will become more purposeful. ये जो डोडल्स कहते हैं आड़े तिरछी, ठीक है, आड़ी तिरछी लकीरों को, शुरू में वो आड़ी तिरछी लेकिन बाद में उसको बामकसद वो आस्ता आस्ता बनता है। They will attempt to draw a story इंक्लूडिंग ऑल द एक्शन इन वन ड्राइंग। आप लोगों ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि बच्चे जो है वो एक पेपर लेकर या कोई भी चीज़ लेकर, कोई टेबल पर, कोई वॉल पर इस तरह कुछ लिख रहे हैं कि अगर आप उसको फिर डिकोड करना चाहें बड़ा मुश्किल से करते हैं, लेकिन बड़ा गौर करें तो आपको लगता है कि बच्चा कोई स्टोरी लिख रहा है। दे विल अटेम्प्ट टू ड्रॉ अ स्टोरी इंक्लूडिंग ऑल द एक्शन इन वन ड्राइंग, एक ही ड्राइंग के अंदर। They will begin to make letter-like shapes. These will not be actual letters, but unique creation that mimic the print children see around them. जो चीज भी अपने अराउंड देखते हैं उसको वहां नजर आया, जामे मिलिया गवर्नमेंट कॉलेज लिखा हुआ है उसको लिख दिया, उसको जहां नजर आया दूर रहे वो दूर रहे लिखने की कोशिश। जो कुछ अपने अराउंड में उससे मिलता है वो उसको मिमिक, कॉपी करता है। ठीक है, उसके जहन में उसकी तस्वीर आ जाती है और वो उसको मुख्तलिफ जगहों पर लिखता है। कि बीइंग ए टीचर फिर हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं कि हम ऐसा क्या करें, ऐसा क्या प्रोवाइड करें, ऐसी क्या स्ट्रेटजीज को इनकॉर्पोरेट करें कि वो आगे चलकर एक अच्छा राइटर बने, अच्छी उसकी राइटिंग स्किल डेवलप। लेकिन पहले हमने राइटिंग स्किल स्टेजेस को समझना है। ठीक है, इन्वेंटेड स्पेलिंग्स। As children learn to write actual letter and to match letters to sounds, often in schools or with the help of a parent, their writing will further develop. जब ये जो हमारे लेटर्स हैं ना, इनके हम साउंड्स इनको बताते हैं तो एक्चुअली बच्चों की इसका इफेक्ट राइटिंग स्किल पे भी आता है। क्योंकि वो जो सुनते हैं और वो देखते हैं, जाहिर है वो शेप भी तो देखेगा उस लेटर की, और फिर उस शेप को उस साउंड्स के साथ आ बनाने की कोशिश करेगा। आ को उस तरीके से वो नहीं बना पाएगा लेकिन कोशिश स्टार्ट करेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़कर फिर जब वो जुमलों में एक बात पहुंचती है तो वो ये रियलाइज कर लेता है कि जब भी हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करेंगे अगर हम इंग्लिश लिख रहे हैं, और अगर हम उर्दू लिखते हैं तो उससे ये रियलाइज हो जाता है, फिर ये बात उसे समझाने की जरूरत नहीं होती, खुद रियलाइज कर लेता है कि अब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। ये भी एक स्टेज आता है बच्चे की
राइटिंग डेवलपमेंट में। और ये तमाम वो स्टेजेस हैं जो रीडिंग डेवलपमेंट स्टेजेस के साथ साथ पैरेलल चलते हैं, यानी कि इनकी एक सस्टेनेबल और पैरेलल ग्रोथ हो रही होती है, अलग से नहीं हो रहा होता। मेरे ख्याल में अगर रीडिंग डेवलपमेंट बेहतर हो तो राइटिंग डेवलपमेंट के बेहतर होने के 99.9% चांसेस हैं। हाँ बिल्कुल, अटेंटिव तो होना चाहिए आपको। गुड। दे मे बिगिन टू राइट द स्टार्टिंग साउंड ऑफ अ वर्ड टू डिनोट द होल वर्ड। अच्छा, एक वर्ड आता है, वर्ड के अंदर मुख्तलिफ लेटर्स होते हैं, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अमूमन बच्चे वो जो उस वर्ड का पहला लेटर है ना, उससे उसको जो है ना डिनोट करना शुरू कर देते हैं उस पर्टिकुलर वर्ड को। कैसे? ऐसे। इट इज पॉसिबल, इट हैपन्स, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। माई डॉग, ये माई नहीं लिखा उसने, माई डॉग, डीजी डॉग, बस डॉग। माई डॉग इज ब्लैक, इट्स नॉट ब्लैक। वो जो साउंड आ रहा है ना, बस वो उसको वहां रिफ्लेक्ट कर रहा है राइटिंग में। माई डॉग इज ब्लैक, ही इज फजूल, जो भी, आई लव हिम, हिज नेम इज ऑट्स, जो भी उसका नाम। माई डॉग इज ब्लैक, ही इज फजी, आई लव हिम। एक्चुअल टेक्स्ट तो ये है, लेकिन वो किस तरह लिख रहा है? इन्वेंटेड स्पेलिंग में और भी है कुछ। एज देयर सेंस ऑफ लेटर साउंड कॉरेस्पॉन्डेंस इंप्रूव, चिल्ड्रन विल ऑफन इन्वेंट स्पेलिंग फॉर द वर्ड्स दे वांट टू राइट। अब थोड़ा सा बेहतरी करते हैं वो। दिस स्पेलिंग इफ स्टडीड केयरफुली माइट रिवील स्टार्टिंग साउंड्स एंड लेटर एंडिंग साउंड्स। Their attempts to write whole words will often be missing letters. अब थोड़ा लव को देखें, LV से नहीं किया, आप थोड़ा सा बीच में एक लेटर डाल दिया, देख रहे हैं आप, आस्ता आस्ता इंप्रूवमेंट आ रही है ना। आई लव, आइसक्रीम। देखिए ये जो पिक्चर्स हैं ये क्लियरली रिप्रेजेंट करती हैं कि वो सोच क्या रहा हो, क्या कर रहा होता है वो बच्चा उस पर्टिकुलर वक्त में, ठीक है। तो आस्ता आस्ता इंप्रूवमेंट आती है। आज के इस लेक्चर का बुनियादी मकसद ये है कि ये इंप्रूवमेंट ग्रेजुअल है, ये ऑल ऑफ द सडन नहीं है। और अगर ये ग्रेजुअली आप इसको लेके चलेंगे तो इसके रिजल्ट भी बड़े सस्टेनेबल होंगे। Conventional spellings, the more children read and study words, the more conventional their spelling will become. अच्छा, ये जो एक आपको एक सेंटेंस नजर आ रहा है, एक छोटा सा, लेकिन ये बहुत बड़ा सेंटेंस, इसकी गहराई, इसकी वुसअत बहुत ज्यादा है अगर आप समझें। और मैं चाहता हूं कि मैं आपकी अटेंशन इस जुमले की तरफ, इस सेंटेंस की तरफ कराऊं। देखिए, जितना ज्यादा एक स्टूडेंट पढ़ेगा उतनी ज्यादा अच्छा स्पेलर होगा वो। अब आप कहें सर पढ़ रहा है और आप बात कर रहे हैं स्पेलिंग की, ये बात हमें समझ नहीं आई, तो इसे समझने की कोशिश करें। रीडिंग का बराह रास्त ताल्लुक है हमारी स्पेलिंग। आज भी हम इस एज में भी आकर हम बहुत सारे ऐसे अल्फाज जिनको अभी भी हम मिसस्पेल करते हैं, वो हम इसलिए करते हैं कि वो हमारी रीडिंग में नहीं रहे। अगर वो हमारी रीडिंग में ज्यादा रहते, हम ज्यादा अच्छे रीडर होते अपने वक्त में, तो हम ज्यादा कन्वेंशनल स्पेलिंग में ज्यादा बेहतर होते। हाँ, क्योंकि वो आपका वो जो वर्ड है ना, वो आपकी रीडिंग में रहा नहीं है, वो आपकी रीडिंग में रहा नहीं है, वो आपने बार बार आपकी आंखों ने उसको देखा नहीं है। क्योंकि जब आप रीडिंग करते हैं तो आप देखते हैं,
आप वर्ड को देख के कर रहे होते हैं, क्या आंखें बंद करके रीडिंग होती है? मेरी बात आप लोगों को समझ आई? जब हम रीडिंग ज्यादा करते हैं तो अल्फाज हमारी नजरों के सामने ज्यादा बार बार आते हैं। जब बार बार आते हैं तो उनकी स्पेलिंग हमें बहुत अच्छी हो जाती है हमारी। फिर जब हम लिखने बैठते हैं तो वो जो हमने देखा होता है वो हमारे सामने आ रहा होता है और हम लिख रहे होते हैं। तो हम उन्हीं अल्फाज की मिस्टेक्स करते हैं स्पेलिंग में जो हमारी रीडिंग में नहीं रहे। जो ज्यादातर हमारी रीडिंग में रहे हम उनमें कभी भी मिस्टेक नहीं करते। बच्चे हैं ना, बिस्किट, बिस्किट अब्बू लाकर देते थे, अम्मी लाकर देती थी, हम लोग खुद खाते थे, जाते थे। बिस्किट या टॉफी, ये वो स्पेलिंग्स हैं कि कभी गलत नहीं करते। क्यों? ये हमारे सामने रहे हैं। किसी को भी बोलो बिस्किट लिखो, लिख देगा, BISCUIT, बिस्किट। लेकिन इससे कम फेमिलियर वर्ड हम अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। तो बिस्किट हमारे लिए फेमिलियर है, ठीक है, अनफेमिलियर नहीं। अब है कि स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए भाई। अ ग्रेट वे टू इनकरेज योर चाइल्ड, टेल मी व्हाट यू रोट। उसे इनकरेज करो लिखने के लिए। मुझे बताओ तुमने क्या लिखा है, मुझे बताओ तुमने क्या लिखा। अगर आप इस वे में जाकर कम्युनिकेट करोगे ना छोटे बच्चों से, मुझे बताओ क्या लिखा, इंकरेज करें, मुझे बताओ तुमने क्या लिखा, और उसका लिखा हुआ देखो, फिर प्रेज करो, वो मजीद इंकरेज होगा। ये एक स्ट्रेटेजी है। मुझे दिखाओ, देखो तो सही आपने क्या लिखा, अरे दिखाओ क्या लिखा, अरे वाह, अरे वाह ये लिखा, जबरदस्त, गुड, एक्सीलेंट, क्या जबरदस्त लिखा, क्या अच्छा लिखा। ठीक है। किड्स लव शेयरिंग देयर स्टोरीज एंड यू विल डिलाइट इन हियरिंग द ऑफन एलेबोरेट एंड फैंटास्टिकल थॉट्स दैट आर बिहाइंड दो सिंपल स्क्रिबल्स। बच्चे जो होते हैं ना, वो कहानियां शेयर करने में बड़ी उनको मजा आता है, दिलचस्पी होती है। आप उन्हें कहानियों, उनकी कहानियां सुने भी, जो भी आपको वो लिख कर दें उसी तरह लिखी होंगी जिस तरह भी मैंने आपसे जिक्र किया, लेकिन इनकरेज करें। ठीक है। जितना आप इनकरेज करेंगे वो उतना और लिखेंगे, जितना वो और लिखेंगे वो उतना और बेहतर होंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सिंपल साइंस है। Teaching your child to write his name helps him understand that letters are used to make words. नाम लिखें अपना, नाम लिखा अली, मामा का नाम लिखें, अब्बा का नाम लिखें, सिबलिंग्स का नाम लिखें।